मोनिका बहू, जरा मेरी दवाइयाँ दे दो तो मैं लगे हाथ खाने के बाद दवाइयाँ भी खाकर अपना काम पूरा कर लूँगा। अरे बाबूजी, मैं शौर्य को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में व्यस्त हूँ। आप उठकर भी तो ले सकते हैं। बैठे बैठे ही सब काम थोड़े ही हो जाएंगे। बहू मोनिका अपने ससुर प्रेमचंद्र जी से चिढ़कर बोली। इतना सुन वो बूढ़े हाथ से अपनी लाठी का सहारा लेकर उठ कर गए और टेबल पर रखी दवाइयाँ उठाकर उसे निकालने लगे और ग्लास का पानी उठाकर दवाई खाने के बाद पानी पिए और वो अपनी लाठी ले बाहर की तरफ जाने लगे। तभी अंदर से मोनिका की आवाज आई, बाबूजी, चाबी तो ले लीजिए घर की। अभी थोड़ी देर में शौर्य को स्कूल छोड़कर मैं और अंकित भी ऑफिस निकलने वाले हैं, तो आपके लिए ये 3-4 रोटी और सब्जी रख दी है किचन में, आप निकाल कर खा लेना और शौर्य जब स्कूल से आ जाएगा तो उसका ध्यान रखना। बूढ़े प्रेमचंद्र जी बोले, ठीक है, चाबी दे दो, तब बाहर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद मोनिका ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। ससुर को चाबी देकर बोली, ठीक है बाबूजी, शौर्य का ध्यान रखना, हम चलते हैं। इतना कह दोनों पति पत्नी अपनी ड्यूटी पर निकल गए। बूढ़े चाबी लेकर और हाथ में लाठी लेकर पार्क में चले गए। पार्क में जाकर वो एक बेंच पर बैठ गए। बेंच पर बैठे बैठे ही वो अपने पुराने दिन याद करने लगे, जब वो और उनकी पत्नी कमला जी थी। कमला जी उनका कितना ध्यान रखती थी, खाने पीने का, दवाई का, सब कुछ बिना बोले उन्हें समय पर मिल जाता था। पर जब से उनकी पत्नी का निधन हुआ, उनकी जिंदगी अब एक बोझ सी हो गई थी, जो बस कैसे भी कट रही थी। अब तो ये ही रूटीन था उनका। रोज का बेटे बहू सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने अपने ऑफिस चले जाते। 2 रोटी या जरा सी सब्जी रख बहू भी अपना पल्ला झाड़ लेती। उनकी पत्नी थी तो उन्हें उनकी पसंद का बनाकर चावल, दाल, सब्जी सब खिलाती थी और तब बहू भी सुनती थी। पर अब तो बहू कुछ भी रूखा सूखा रख कर चल देती थी और अगर ये बूढ़े कुछ कहते कुछ खाने को तो ये ही जवाब मिलता कि बुढ़ापे में इतना चटोरापन ठीक नहीं, ज्यादा तेल मसाला भी सही नहीं, वरना पेट में गैस बन जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा भी पत्नी के आगे कुछ नहीं बोलता या ये ही कहता कि पापा, बुढ़ापे में जो मिले वही प्रेम से खाना चाहिए। प्रेमचंद्र जी जैसे तैसे अपनी इस दुख भरी जिंदगी को झेल रहे थे। वे करते भी तो क्या, समय भी कैसे कैसे दिन दिखाता है, ये ही सोचते रहते। तभी उन्हें ध्यान आया कि शौर्य की छुट्टी का टाइम हो गया होगा। उन्होंने अपने नोकिया का मोबाइल जेब में से निकाला और देखा कि 12 बज गए हैं। वो जल्दी से वहां से उठकर घर पहुंचे कि तभी शौर्य की स्कूल बस वहीं आकर रुकी। वो बूढ़े जल्दी से बाहर निकलकर खड़े हुए। तभी कंडक्टर ने कहा, बाय शौर्य, बाय बोल शौर्य। दौड़कर, दादाजी मैं आ गया। दादाजी, यही तो वो शब्द थे जिसे सुन प्रेमचंद्र जी की बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाती थी। वो अपने पोते से बहुत प्रेम करते थे। पोते को देख वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। वो दौड़कर पोते को गले लगाकर बोले, आ गए बाबू? हाँ दादाजी, आओ। गोदी में लेकर पोते को प्रेमचंद्र जी घर में घुसे ही थे कि घर की लाइट चली गई। ओहो दादाजी, इस लाइट को भी अभी जाना था? उनका पोता शौर्य मासूमियत से बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी अपनी लाइट जला देता हूँ। इतना कह वो अपना नोकिया सैमसंग मोबाइल का टॉर्च जलाए। अरे दादाजी, इससे इतनी रोशनी कहाँ है? कोई बात नहीं, हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर पार्क में चलेंगे और जब लाइट आ जाएगी तब आएंगे। हाँ दादाजी, मुझे भूख लगी है। हाँ बाबू, देखता हूँ मैं किचन में बहू क्या रख कर गई है। ये बोल वो अंधेरे में मोबाइल का टॉर्च लेकर गए। तभी उनके हाथ से लगकर हॉटपॉट, जो कि चीनी मिट्टी का था, टूट गया और रोटी गिर गई। ये देख वो बूढ़े सिहर गए और गिरी रोटी उठा कर ले जाने लगे। तभी उनका पोता दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कोई बात नहीं दादाजी, रोटी यहीं रखिए, चलिए हम लोग पार्क में चलते हैं। जब लाइट आएगी
तब आएंगे। ये सुन वो पोते को लेकर बाहर पार्क की तरफ जाने लगे। शाम को जब बहू आई तो फूटा हुआ हॉटपॉट देख गुस्से में आग बबूला हो गई। वो अपने पति से बोली कि आए दिन घर में कोई ना कोई चीजें टूटती फूटती रहती हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। इन्हें घर में मैं नहीं रख सकती। इन्हें आप वृद्धाश्रम में रखवा कर आओ या मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। परेशान करके रख दिया है इन्होंने। ये सुन उसके पति ने उसे समझाया पर वह बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं हुई। पत्नी की जिद व लड़ाई झगड़े से परेशान होकर पति मान गया। अगले दिन जब सौर्य स्कूल जा रहा था तो प्रेमचंद्र जी पोते को देख बहुत रोए कि अब वह पोते से दूर हो जाएंगे, वे नहीं मिल सकेंगे। फिर थोड़ी ही देर में उनके घर के सामने एक गाड़ी आई। गाड़ी में सभी लोग बैठने लगे। प्रेमचंद्र जी, उनकी बहू और बेटा। गाड़ी चलने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर आकर रुकी। बूढ़े की आंखों से निरंतर अश्रुओं की धारा बह रही थी जो उनकी बहू को एकदम भी नहीं दिखाई दे रही थी। वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े को रखवा कर जब मोनिका और उसका पति लौट रहे थे तभी मोनिका जोर से चिल्लाकर बोली, अरे पापा, आप और यहाँ, आप यहाँ कब और क्यों आए हैं? क्योंकि वहीं पास के बेंच पर प्रेमचंद्र जी की बहू मोनिका के पापा बैठे थे। मोनिका झट से उनके पैर छूकर उनके गले लग गई। पापा, आप यहाँ? हाँ बेटी, अब बुढ़ापे में यही तो हम बूढ़ों का अड्डा है। पर क्यों पापा, कुछ तो बताइए, आप यहाँ कब से हैं? मोनिका आश्चर्यचकित होकर बोली, बस बेटी, हो गए 2-3 दिन यहाँ आए। अब बुढ़ापे में बहू को मैं बोझ लगता हूँ। अब तुम्हारी माँ भी तो चल बसी है। अब बहू बेटे को कहाँ भाते हैं बूढ़े बुजुर्ग। वही बात है, बहू ने कहा, बेटे ने पहुँचा दिया। अच्छा, भाभी की ये मजाल, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको घर से निकालने की? वो घर तो आपने अपनी मेहनत से बनवाया था। भाभी वहाँ की मालकिन हो गई और घर के मालिक की यहाँ ये दशा। और भैया ने कुछ नहीं कहा? आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया और वो सब भूल गए। मोनिका गुस्से में अपना मोबाइल निकालते हुए बोली, अभी मैं भाभी से पूछती हूँ। वो मेरे पापा को उनके घर से ही निकाल दी, अभी खबर लेती हूँ। तभी मोनिका के पति ने मोनिका के हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, अच्छा, ये बात तुम किस हक से पूछोगी? तुमने भी तो अपने बूढ़े ससुर को यहीं पहुंचाया है। तुम भी तो बहू हो, तो तुम्हें तुम्हारी भाभी क्यों गलत लग रही है? मुझे भी तो मेरे पापा ने पढ़ाया लिखाया, परवरिश किया, पाला पोसा, पर पत्नी के सामने विवश हूँ ना। वैसे ही तो तुम्हारे भैया भी हैं, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सुन मोनिका के पास कोई जवाब ही नहीं रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने एक नजर अपने पापा को देखा और उन्हीं नजरों से पीछे मुड़कर अपने बूढ़े ससुर को, जो थोड़ी दूर पर चुपचाप बैठे थे। वो दौड़कर उनके पास गई और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए पापा जी, मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। प्रेमचंद्र जी आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं बहू, अब बुढ़ापे में यही तो हमारा घर है। वृद्धाश्रम हम बूढ़ों का कोई नहीं होता। नहीं पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए अपने घर, वो आपका घर था और हमेशा आपका ही रहेगा। बहू को इतना रोते देख प्रेमचंद्र जी मान गए और घर चलने को तैयार हुए। घर आकर अपने पोते से मिलकर वो बूढ़े बहुत खुश हुए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।